Hello, children. I'm your social science teacher, and today we will study the very first chapter of our Constitution from this political science section of your social science book. Children, in this chapter, we will learn what the Constitution is and the Constitution of India. Before knowing or learning about the Constitution of India, let us learn what is a constitution. So, children, a constitution is a set of written rules, laws, principles according to which a country is governed. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन रूल्स का सेट है या लॉज हैं या कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग एक नेशन या एक कंट्री वर्क करता है. Every constitution reflects the vision and values which are based on the social, political, and economic ideas of a nation. किसी भी कंट्री का पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिफ्लेक्ट करता है? वो उस पर्टिकुलर कंट्री का विजन और आइडिया, जिसके बेसिस पे हम किसी नेशन या किसी कंट्री के बारे में जान सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, उनके पीपल को कितनी फ्रीडम है और वहाँ के बेसिक बिलीव्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं. ये सारी चीज़ें हम एक नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता कर सकते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Our constitution was drafted by the Constituent Assembly. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ड्राफ्ट किया गया था. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द आर द मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके जो मेंबर्स थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू अपॉइंट किए गए थे. नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज चूजन एज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी of the Constituent Assembly, which was formed in August 1947. After the independence, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी जिसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. उनके टाइम में ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था. आवर कॉन्स्टिट्यूएंट and the Constitution of India was formally adopted on 26 January 1950. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो कि फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में. नेक्स्ट इज रिपब्लिक इंडिया. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ड्राफ्ट हो गया था उसके बाद से इंडिया वॉज नोन एज द रिपब्लिक कंट्री. इंडिया बिकम रिपब्लिक on 26 January 1950, after which the first Governor General of India was C. Rajagopalachari. The first President was Dr. Rajendra Prasad and the first Prime Minister was Dr. Jawaharlal Nehru. After the independence, when India got republic, the first president was Dr. Rajendra Prasad. The first prime minister of our country was Dr. Jawaharlal Nehru, and the first governor general was C. Rajagopalachari. Now our next topic is key features of Indian Constitution. So children, our next topic is
Key features of India. In this topic, we will learn about the qualities of Indian Constitution which makes it different from other countries. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं या ऐसी कौन सी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि इसको अदर नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट बनाती हैं. So, here we begin. So, our first point is federalism. This refers to the existence of more than one level of government in the country. फर्स्ट पॉइंट है हमारा फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है या इंडिया में रह कर के हम मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर सकती है. मतलब कि यहाँ पर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट एक टाइम में हो सकती हैं. In India, we have government at the state level and the center, at the panchayat working and at the रूरल एरियाज़. इंडिया में डिफरेंट बॉडीज़ हैं. डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक डिफरेंट हेड काम करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्टेट की बात करते हैं तो जो स्टेट जिसके अंडर वर्क करता है उस गवर्नमेंट को हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. नेक्स्ट, हमारा जो पूरा नेशन है एक ऐसा सेंटर ऑफ गवर्नमेंट जो पूरे नेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को होल्ड करता है, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. नेक्स्ट कम्स टू द रूरल एरियाज़. रूरल एरियाज़ पे जो हेड हैं उनके जो गवर्नमेंट रहती है उनको हम पंचायत बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल rights. In fundamental rights, we have given 7 rights: rights to equality, rights to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. फंडामेंटल राइट्स के अंडर हमें कुछ फ्रीडम प्रोवाइड की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसके थ्रू हम अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, हम किसी भी जगह घूम सकते हैं, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, हम किसी भी रिलीजन को वर्शिप कर सकते हैं, हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, हम कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन ले सकते हैं. राइट टू कल्चर, कल्चरल राइट्स है हमारे पास कि हम किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं. So in our constitution we are provided with some fundamental rights and also we have some duties towards our nation. Our next point is secularism. Secularism in every state is secular means there is no followance of one religion. Secularism basically state government के ऊपर follow होता है, according to which कोई भी particular government किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपडेट या अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचते. दे प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल राइट्स टू ईच एंड एवरी रिलीजन. नो वन कैन प्रमोट वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन. और सेक्युलरिज्म के अंडर कोई भी गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर रिलीजन को एज अ स्टेट रिलीजन और एज अ नेशन रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकता है. एवरीवन इज़ इक्वल एंड शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. हर कोई इक्वल है और उन्हें सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेमोक्रेटिक. So children, our next point is democratic. See children, democratic is the only fact that makes our constitution different from the constitution of other countries. जो democratic वर्ड है या जो डेमोक्रेटिक फैक्ट है या सिस्टम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी दूसरे नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत अलग बनाता है. So democratic here means democracy is a type of system in which the government is chosen to the people, for the people and by the people. डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है
और उसको लोग मिलकर बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ लोगों के, जो हमारे पीपल हैं या उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें वोट किया है, उनके वेलफेयर में काम करती है, या जिन्होंने उनको अपना एज अ हेड अपॉइंट किया है वो उनके अंडर या उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। इट इज़ अप टू अस कि हम किसको अपना हेड चूज़ करते हैं एंड किसके हाथों में हम अपने फ्रीडम और अपनी राइट्स या अपने ड्यूटीज़ की पावर देते हैं कि वो हमारे जगह पे एज अ हेड काम करे। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Every citizen of a country, irrespective of her social background, can contest an election and give note according to his or her own wish. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर या इस स्कीम के अंडर क्या होता है कि इंडिया के एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू वोट. इंडिया के हर किसी को वोट करने का राइट है. एवरीबडी नोज वी आर लायबल टू वोट आफ्टर 18. सो इन इंडिया वी हैव राइट टू वोट. ऑल्सो वी हैव चॉइस. हमारे पास चॉइस भी है कि हम अपना किसको रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं या हम किसको वोट करते हैं. नो वन फोर्सेस अस टू वोट एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एनी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव. हमें कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई प्रेशर या कोई हमें फोर्स नहीं करता है कि हम किस तरीके की गवर्नमेंट को चूज़ करें. इट इज़ अप टू अस कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव या हम अपनी गवर्नमेंट किसको चूज़ करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम evil practices in India. So children, our next topic is some evil practices. Evil practices here means कि कुछ ख़राब चीज़ें या कुछ हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि गलत हैं बट लोगों द्वारा बहुत ट्रेंड में और वीकेंड से बहुत ही बिना सोचे या समझे लोग फॉलो करते हैं उनको. So we will talk about only 3 evil practices followed by I would say most of the Indians. First is dowry, second is female feticide, and third is child marriage. So let's move to dowry. See, children, dowry is the money or gifts given to the groom by the bride's family at the time of marriage. Dowry हम सब बेसिकली जानते हैं क्या होता है. सो इट इज़ बेसिकली द मनी और गिफ्ट गिवन टू द ग्रूम बाय द ब्राइड्स फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज. ये गिफ्ट या कुछ पैसे होते हैं जो कि ब्राइड की फैमिली द्वारा दिए जाते हैं ग्रूम की फैमिली को एट द टाइम ऑफ मैरिज. ऑफन डाउरी डिमांड्स कंटिन्यू आफ्टर मैरिज. कहीं कहीं जगह पर आफ्टर मैरिज भी लोग डाउरी डिमांड करते हैं. The inability to fulfill the demands results in physical or mental torture of the bride, and in extreme cases, it somewhere leads to the death of the bride. See children, कहीं कहीं जगह पर क्या होता है, when people demands dowry and the bride's family is unable to fulfill the needs of the groom's family, तो they torture or they scold the bride in a mentally or in physically way, which somewhere leads to the depression in the bride, or we can say which somewhere leads to the depression in women's. And in some cases it is so extreme that it may causes death. So next we can say dowry is practiced in India. But the government has made a rule which was acted in 1961, according to which if anybody demands the property from the bride's family, they are liable
to jail and it is a punishable offense. When the cases of dowry arises in India during the 90s, the government of India made a rule which is known as the Dowry Act, in which according to that act, if anybody उस एक्ट के थ्रू या उस एक्ट के अंडर अगर कोई भी ब्राइड की फैमिली से किसी भी तरीके की डिमांड या गिफ्ट या मनी ऑफर करते हैं तो उनको जेल या एक पनिशेबल ऑफेंस है. Next is female feticide. One of the fallouts of the dowry system in the practice of female feticide is that the daughters are considered a financial burden by many people. As we all know this, कि इंडिया में बेसिकली डॉटर्स आर कंसीडर्ड एज द बर्डन ऑफ द फैमिली. लोग बस सोचते हैं कि उनको जल्दी से एक सर्टेन लेवल तक एडुकेट करें, एक सर्टेन लेवल तक पढ़ाएं एंड फिर उनकी शादी कर दें. The problem of female infanticide leading to the declining sex ratio in our country leads to the uneducated women in our constitution, leads to many uneducated women in India. When the cases of female feticide arises in 1994, the government acted a rule which is known as Female Feticide Act. This act prohibits the medical personnel from conducting or helping anyone conduct sex selection. See children, female feticide here means when the daughter is in the womb of a mother, when the parent of the family get to know about the gender of the child, they basically terminated the female or terminated the female child in the mother's womb, which leads to the sex ratio in our country. So maintain the balance of sex ratio in our country. Our government has acted a rule which is known as prenatal diagnostic techniques are prohibited are under the Act of 1994. This rule makes sure that every medical person या जो भी medical field में है, they are stopping themselves from conducting the sex selection of the child. Next is child marriage. See children, child marriage is the topic, or we can say is the evil practices which are followed by India since a long period of time. Child marriage के अंडर people who are less than 18 years of age are bounded or are getting or are forcefully married to each other. आर फोर्सफुली मैरिड टू ईच अदर. चाइल्ड मैरिज में क्या होता है, जो लोग 18 साल से कम होते हैं उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़. इवन टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान पीपल आर गेटिंग देयर चाइल्ड्स एज अर्ली मैरिज. लोग उनकी जल्दी शादी करवा देते हैं, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड. इफ़ शी इज़ नॉट getting educated to herself, they got their child married. So children, this was all in your first chapter of the political science. I hope you all have understood it well. Thank you.